नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, यह जीएस श्रृंखला में आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था या अस्थाई बंदोबस्त के प्रारंभकर्ता कौन हैं। तो यह हैं अस्थाई बंदोबस्त के प्रारंभकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और उसके साथ साथ जागीरदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, मालगुजारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और बीसवेदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसके सलाह पर लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को जॉन शोर के सलाह पर लागू किया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय और रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त जो है वह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के समर्थक थे कि नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त जो है वह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के क्या रहे, समर्थक रहे हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू थी। तो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था जो है वह बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू थी। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश साम्राज्य की कितने परसेंट भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। यह ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार भूमि का स्वामी किसे माना गया। तो अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार भूमि का स्वामी जो है जमींदार को माना गया। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, भूमि का स्वामी कौन है, जमींदार है। फिर अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार लगान की वसूली की जिम्मेदारी किसको उपलब्ध कराई गई। तो अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार लगान की वसूली की जिम्मेदारी जो है जमींदार को उपलब्ध कराई गई। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई इसमें जो है कंपनी का कितना हिस्सा था और ज़मींदार का कितना हिस्सा था। तो जो कुल लगान वसूल की जाती थी उसका जो है 89% या हम कह सकते हैं कि 10/11% भाग कंपनी के हिस्से में जाता था तथा ज़मींदारों के हिस्से में कितना आता था, 11% या 1/11 भाग जो है ज़मींदार अपने पास रखते थे। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे रैयत बारी व्यवस्था के। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रैयत बारी व्यवस्था के जनक कौन है या जन्मदाता किसे माना जाता है। तो रैयत बारी व्यवस्था के जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। फिर इसके बाद रैयत का सेंस क्या होता है। तो रैयत का सेंस होता है किसान या भूमि का स्वामी। अब हम लोग देखेंगे कि रैयत बारी बंदोबस्त के अनुसार भूमि का स्वामी किसे माना गया। तो भूमि का स्वामी जो है किसान को माना गया और लगान वसूल की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, वह किसान को ही सौंपी गई। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई। तो रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में, यहाँ पर फोकस करना होगा, बारामहल ज़िले में लागू की गई तथा बम्बई, मद्रास और पश्चिम बंगाल, असम तथा कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रैयत बारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कितने % भूमि पर लागू की गई। तो ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर रैयत बारी व्यवस्था लागू की गई।
फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैयत बारी व्यवस्था के अनुसार रैयत के लिए क्या क्या प्रावधान था। तो रैयत बारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिकाना और कब्जादारी का अधिकार किसके पास था? रैयत के पास था। फिर इसके बाद जो कृषक है, किसान है, वह भू स्वामित्व की स्थापना कर सकता है और इसमें लगान की दर जो है वह बहुत ऊंची थी। अब इसके बाद हम लोग जो है अध्ययन करेंगे महालबारी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महालबारी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? होल्ड मैकेंजी को इसका जन्मदाता कहा जाता है। फिर महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ गांव होता है। फिर गांव का जो मुखिया है वही लगान की वसूली कर वही जमा करने का काम करता था। अब हम लोग देखते हैं महालबारी व्यवस्था के बारे में। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ यह व्यवस्था स्थापित की गई। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। और यह व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में यह व्यवस्था लागू की गई। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने % क्षेत्र पर लागू की गई? तो यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। अब हम लोग देखते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। फिर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होती है, इंग्लैंड में होती है, और इसी बैठक में अपने पत्र, उस पत्र का नाम है डेट टू इंडिया। यहाँ पर विशेष करके फोकस करना होगा। डेट टू इंडिया में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को देने का कार्य किया। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने किस किस पुस्तक में की है? तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में की है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और दूसरी पुस्तक आती है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी व्याख्या की गई और ये भी पुस्तक पूछी जाती कि पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। फिर तीसरी पुस्तक आती है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने 3 पुस्तक में की है। एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया है, दूसरा है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया है, तीसरा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया है। फिर दादा भाई नौरोजी ने इसे जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा या ईवल ऑफ ईवल्स कहा है, धन के बहिर्गमन को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धन के बहिर्गमन से अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारतीय धन का एवं संपत्ति का एवं माल का जो है अविरल प्रवाह किधर जा रहा है? इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय धन, संपत्ति और जितने भी राजस्व से संबंधित हैं उनका प्रवाह इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, अर्थात इंग्लैंड भेजा जा रहा है। और इसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता है, केवल जो है आर्थिक शोषण ही मिलता है, बाकी कुछ उपलब्ध नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो धन के बहिर्गमन सिद्धांत है इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप पर आते हैं तो हम देखते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत के स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो इसमें स्वरूप में हम देखेंगे कि जो भारत से धन ब्रिटेन भेजा जा रहा है वहाँ पर क्या क्या खर्च हो रहा है। तो सरकार की खरीद नीतियों पर खर्च किया जा रहा है और होम चार्जेस पर खर्च किया जा रहा है, जैसे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज का भुगतान भारतीय धन से हो रहा है। फिर भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री जो उपलब्ध कराई जा रही है उसका भी भुगतान भारतीय धन से हो रहा है। और भारत के कारण इंग्लैंड में जो नागरिक और
सैनिक शुल्क हैं उसका भी भुगतान भारत के धन से किया जा रहा है, और इंग्लैंड में जो राज्य सचिव हैं उनका भी वेतन भारतीय धन से दिया जा रहा है, और भारत सरकार तथा यूरोपीय अफसरों को जो वेतन दिया जा रहा है वह भारतीय धन से ही दिया जा रहा है। अब इसके बाद अन्य चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत के अन्य समर्थक कौन कौन से हैं। तो अन्य समर्थक में हमको मिलेंगे महादेव गोविंद रनाडे मिलेंगे, फिर इसके बाद रमेश चंद्र दत्त मिलेंगे अन्य समर्थकों में। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय धन के बहिर्गमन का उल्लेख या भारतीय धन के बहिर्गमन की व्याख्या जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो भारतीय धन के बहिर्गमन का मुद्दा जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में उठाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं। तो इसके अध्यक्ष रहते हैं रहीमतुल्लाह सयानी, इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धन के बहिर्गमन का प्रभाव क्या पड़ता है। इसके हम लोग प्रभावों को देखते हैं कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव को देखते हैं। तो सबसे पहला हम प्रभाव देखेंगे अनौद्योगिकीकरण शुरू हो जाता है भारत में, और उसके साथ साथ भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का नाश हो जाता है भारत में, और इसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हो जाता है। मतलब जो है कमर्शियल फसलों को उगाना शुरू हो जाएगा, और कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या प्रभाव होगा, किसानों को हानि हो जाएगी, किसान जो है ऋणग्रस्ता में चले जाएंगे, गरीबी में वृद्धि हो जाएगी, और नकदी फसलों का महत्व बढ़ जाएगा, और खाद्यान्न की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।